बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ। और आज हम अपनी पाकिस्तान इन 2047 सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक होनहार मुहिब वतन पाकिस्तानी और बहुत ही एम्बिशियस इन हिज करियर, वो खुद ही आपके साथ शेयर करेंगे। और आई थिंक बहुत सारे यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल सेशन आज होना चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैं यासिर मेमन को अपने शो पे आज लाना चाह रहा था। यासिर मेमन का ताल्लुक जो है सेल्स फ्लो से है, और जुगनू दो कंपनीज हैं। दोनों इन्होंने को फाउंड किए हैं अपने दूसरे फाउंडर्स के साथ, और ख़ुद जो है ये अपने आप को बेहतरीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यासिर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपने आप को जी, इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू, आपने जो है मौका दिया यहाँ पे आने का। और मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ है जो कि पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, और वो हम सब पाकिस्तान है, तो हम सब लोग मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा काम। मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन यही है कि जी, मैंने बेसिकली लास्ट 5 से 6 साल तो जो है वो ये जो 2 स्टार्टअप्स हैं, सेल्स फ्लो और बड़ा रिसेंटली जुगनू, इनको एस्टेब्लिश किया है। जो आप कह सकते हैं कि अगर मैं जब अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स देखता हूँ तो प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मैं कह सकता हूँ, और किसी हद तक पर्सनल फ्रंट पे भी कह सकता हूँ कि ये एज ए इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड किया, बड़ी सी टीम भी बिल्ड की, और इसको आगे हम लेके चल रहे हैं। एंड कोशिश ये है कि इसके थ्रू हम पाकिस्तान के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, और सोशो इकोनॉमिकली भी दुनिया भर में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सेल्स फ्लो तो जो है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ऑटोमेशन कैरी आउट की जाती है। ये बनाया मैंने और मेरे को फाउंडर शरून ने मिलके हमने बनाया इसको, जब हम यूनिलीवर में एक जमाने में काम करते थे। तो 7-8 साल वहाँ काम किया, और वहाँ पर आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है जो मसले हमें यहाँ पे फेस होते हैं वो पूरी इंडस्ट्री के लिए क्यों ना सॉल्व करें। तो फिर हम 8 साल के करियर के बाद जाके ये कंपनी खड़ी की, और कोई फंडिंग नहीं ली थी हमने। 4 से 5 साल तक हमने जो कुछ भी इसमें डाला सब अपना गाड़ी बेच के, और जो कुछ हम कर सकते थे, हमारी बेगमात की कंट्रीब्यूशन थी कि कंपनी बनी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स फ्लो डायरेक्टली खुद जो है तकरीबन 80 के करीब जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में इंजीनियर्स को जो है हायर किया हुआ है। सो उनकी जो हमारी जो टीम है, अबाउट 80 पीपल ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग टीम है। उसके अलावा अगर आप इनडायरेक्ट टीम भी लें तो हमारे पास तकरीबन कोई 300 के करीब जो है मजीद और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट की हैं। तो सेल्स फ्लो के प्रॉब्लम, मतलब सेल्स फ्लो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था उसको करते करते हमने रियलाइज किया कि हमें एक मार्केट प्लेस की जरूरत थी टू ऑटोमेट द फ्लो ऑफ गुड्स। तो फिर हमने जुगनू को फाउंड किया। बट आई वुड से कि जो ये पूरी कहानी है ये सेल्स फ्लो या जुगनू की एज अ प्रोडक्ट कहानी नहीं है। इट्स मोर ऑफ के जब ये कंपनी बन रही थी, जिस तरह से बन रही थी, उसके प्रोसेस में जो बहुत सारी उसके सराउंडिंग में जो चीजें हुई, वो आपकी पूरी एसोसिएशन, मेरा फॉर एग्जांपल जो अपब्रिंगिंग थी वो हैदराबाद से थी। एंड वो सफर जो हैदराबाद से कराची आने का था, फिर कराची से लाहौर जाने का था, फिर लाहौर से वापस कराची आने का था, उस दौरान क्या क्या किया, और उसको हमने किस तरह से कह सकते हैं कि आप इकोनॉमी को भी वापस किया, और सोसाइटी को भी हमने कुछ हद तक वापस किया, और आगे विजन है कि इसको चला और भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। आई थिंक अब हम ट्यून हो चुके हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम यासिर एंड वेयर डू यू एस्पायर टू बी, ये अब हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो मैं हर किसी से अपने शो पे पहला सवाल यही करता हूँ कि थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं। आप सुबह को उठते हैं 14 अगस्त 2047, 25 साल आगे, 27 साल आगे हम पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान 100 साल का हो गया है। जब आप अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं तो आपको पाकिस्तान कैसा दिखता है, और आप पाकिस्तान कैसा देखना चाहते हैं? वेल देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहली चीज है कि 100 साल वैसे बड़ा टाइम होता है। दादा की उम्र हमेशा, मतलब आप कह सकते हैं कि दादा दादी की उम्र इतनी हुआ करेगी जब भी आप सोचेंगे 100 साल के बारे में। तो ये पूरा एक इस टाइम में 2 से 3 कम से कम जनरेशन जो है वो अपना प्रोडक्टिव आउटपुट दे चुकी होती हैं। तो मैं जो पाकिस्तान देखता हूँ 2047 में, वो बेसिकली एक बहुत खुशहाल पाकिस्तान है।
और मैं चूंकि आईटी सेक्टर से वाबस्ता हूँ, तो मैं एक बहुत ज्यादा एक डिजिटल पाकिस्तान देखता हूँ, और मैं डिजिटल को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखता हूँ हमारे हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आपके इक्वालिटी के हों, चाहे वो टॉलरेंस के हों, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम्स हों। मुझे फील होता है कि हर बंदा अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के थ्रू हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और जब आप बचपन में मतलब ख्वाहिशात होती है ना, तो इवन अगर मैं अपने बेटे से भी कभी पूछता हूँ, बातचीत हो रही होती है, और मैं अपने बचपन को भी याद करता हूँ। मैं इवन जब बाहर देखता था कि सफाई नहीं हुई हुई या वॉल चॉकिंग्स हुई हुई हैं, तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके कुछ करूंगा कि मैं ये वॉल चॉकिंग्स ना हो सके, ये सफाई हो यहाँ पे। बड़ी छोटी सी आपकी ख्वाहिशात होती हैं, और बचपन में ये ख्वाहिशात मतलब ये थी कि बड़े होके कभी कोई कंपनी बनाएंगे, उससे इतना पैसा कमा सकें जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम कंट्रीब्यूट करें, और पाकिस्तान के अंदर हम खुशहाली ला सकें, बेहतरी ला सकें, लोगों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, वो लोगों को इतना शऊर दे सकें कि लोग अपनी खुद जॉब्स क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ जॉब्स ढूंढने के बजाय। तो मुझे जो पाकिस्तान नजर आता है 2047 में, वो बेसिकली है जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, लोग खुशहाल हैं, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्ड की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, और मुल्क को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा, पर अपने गिरेबान में खुद झांक के देखा कि हम क्या कर सकते हैं इस पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए। मेरा अपना बिलीफ ये है कि अगर हम सब लोग ये सोचें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि हम वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। गवर्नमेंट करती है वेरी गुड, नहीं करती तो हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आपने 3 या 4 एरियाज टच किए। आई थिंक आज की कन्वर्सेशन को आप हम उन्हीं 3 या 4 एरियाज के अराउंड जो है चलाते हैं, और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशंस और ग्राउंड लेवल एक्शन एक तरह से निकलता है। आई थिंक दैट विल बी अ गुड वे टू फ्लो द कन्वर्सेशन। ठीक है, बिल्कुल जी। तो आपने आई थिंक सबसे पहले डिजिटल पाकिस्तान की बात की। आई थिंक इसी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी फील्ड से है, और आपने एक जर्नी देखी है, डिफिकल्ट जर्नी देखी है टू बिल्ड अ कंपनी विच एक्चुअली प्रोवाइड्स अ सर्विस यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रियल बनाना चाहें, तो डिजिटल पाकिस्तान में वो पहले कौन से लेट्स से 2 या 3 मसले हैं जो आप समझते हैं कि सॉल्व किए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म? देखें, इसके लिए थोड़ा सा आप अगर चंद स्टेप्स पीछे लें, प्री 9/11, जो जितना मुझे याद है, या 9/11 के आसपास के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया से काफी चीजों में compete करता था, और एटलीस्ट मुकाबला करता था। अगर मतलब मैं कहूंगा कि आईटी सेक्टर वाज वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पर हम लोग कह सकते थे कि यार हमारी आईटी का जो टैलेंट पूल है, वो आज भी टफ टाइम दे सकता है इन टर्म्स ऑफ द इंटेलेक्ट, किसी भी ग्लोबल अगर टैलेंट को उठा के देखें। तो जो अब डिजिटल पाकिस्तान की जब बात करते हैं, सबसे पहले तो आपकी इनेबलमेंट करनी है टैलेंट की। अब कि आपका टैलेंट पूल कितना बड़ा है, टैलेंट आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक्साइट कैसे कर रहे हैं, उनको किस मिशन पे डाल रहे हैं। एक जमाने में ऑपरेशन बदर जैसे प्रोजेक्ट्स हुए, जावा के ऊपर स्किल्स दिए जा रहे हैं, सीसीएनए, एमसीएससी। तो वो कह लें कि पाकिस्तान का भी आईटी का एक बड़ा गोल्डन एरा था, जब सॉफ्टवेयर हाउसेज लेफ्ट राइट एंड सेंटर फ्लरिश कर रहे थे, और आईटी आउटसोर्सिंग की एक्टिविटीज भी हो रही थी। बट डिजिटल पाकिस्तान इज नॉट अबाउट जस्ट दैट। पहले तो ये कि आज जब इवन मेरी कंपनी भी जाके ढूंढने निकलते हैं हम लोग, क्या हमें आईटी का अच्छा टैलेंट चाहिए, और मेरी इंडस्ट्री में बाकी लोगों से भी बातचीत होती है, सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, बाकी मल्टीपल बड़ी कंपनीज है, वेंचर वगैरह, हर कोई स्ट्रगल करता है अच्छा टैलेंट एक्वायर करने के अंदर। तो अगर मेरे से पूछें तो पहला जो फंडामेंटल, जो हमारा एंटायर एजुकेशन सिस्टम है, और जो हमारा टैलेंट बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसको हमें थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत है। ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमें यूनिवर्सिटी डिग्रीज की अब जरूरत नहीं है किसी को हायर करने के लिए। और जैसे कि मैं बताया कि मैं खुद भी हैदराबाद से हूँ, वहाँ पर जिस बल्कि शहर में बड़ा हुआ, हैदराबाद के साथ एक शहर है जामशोरो, जहाँ पर 3 से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, लियाकत यूनिवर्सिटी है। तो इट्स एक यूनिवर्सिटी टाउन है बेसिकली। और मैं वहाँ पे बड़ा हुआ, लेकिन मैंने वहाँ से एजुकेशन नहीं ली, मैं उसके लिए कराची आया एजुकेशन के लिए।
तो मुझे ये हमेशा से था कि ऐसा क्यों है कि हमारा जो टैलेंट है, जो इन यूनिवर्सिटी से निकलता है, वो आगे बढ़ने में सोसाइटी इसको इतना क्यों रिस्ट्रिक्ट करती है, इतना लिमिट क्यों करती है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि अच्छा कराची से आके पढ़ लो या जाके लाहौर से आके पढ़ लो या हुँ, बाहर जाके पढ़ लो। हुँ, हमारी हर यूनिवर्सिटी बराबर क्यों नहीं हो सकती? तो और मुझे भूलता नहीं, जब मैं पहले जर्नी पे जब निकला था, हैदराबाद से मैं कराची जा रहा था अपनी एजुकेशन के लिए, तो बस में बैठ के जा रहा था और बस में मेरे साथ जो साहब बैठे थे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बात याद रही। आज से ये तकरीबन क्या आप कह सकते हैं कि 18 साल पहले की बात है, जब मैं ज़ेबस्ट पढ़ने के लिए जा रहा था तो। उन्होंने कहा था कि तुम जा रहे हो और तुम्हारी तरह के मैंने इतने लोग जाते हुए देखे हैं हैदराबाद से, जो कराची जाएँगे और वहाँ जाके तुम लोग पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, तुम्हारी नौकरी लगोगी लगेगी और तुम कभी वापस हैदराबाद नहीं हुँ, आओगे हुँ, और तुम वापस इस शहर को कुछ दे नहीं सकोगे और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ का टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। हैदराबाद कभी कराची नहीं बनेगा और इस तरह के और कई शहर हैं, सक्खर कभी कराची नहीं बनेगा, मुल्तान कभी कराची नहीं बनेगा और यही वो वजूहत हैं कि पाकिस्तान कभी कैलिफोर्निया नहीं बनता है, पाकिस्तान कभी सिलिकॉन वैली नहीं बनता। तो जो ब्रेन ड्रेन है वो ना सिर्फ बड़े मतलब कंट्री लेवल पे होता है, बट वो सिटी लेवल पे भी बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन होता है। हुँ, तो जो मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ, हमने मतलब जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, जब ये सेल्स को अपने इसके जब फाउंडिंग पिलर्स रखे, जो पहला हमने एम्प्लॉय हायर किया वो हमने हैदराबाद शहर में हायर किया ओके, और वो मेरा यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट था और टुडे ही स्टिल विद अस एंड ही हेड्स द एंटायर डेवलपमेंट वर्कफोर्स, ही लीड्स अ टीम ऑफ अबाउट 30-35 पीपल। हुँ, तो हमने वी वेंट अगेंस्ट द एंटायर फिलॉसफी एंड वी सेड कि वी कैन फाइंड गुड टैलेंट, हाँ उनको ग्रूम करना है। अगर टैलेंट रेडी नहीं है तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैलेंट को रेडी भी किया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाए। तो जो पाकिस्तान मैं देखता हूँ उसमें मैं मुझे नजर आता है कि ये मिशन जो है, अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर हम टैलेंट बिल्डिंग की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूशन की जॉब है कि आप उस तरह से टैलेंट बिल्ड करें। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, जस्ट बिफोर ये पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले, हमने 15 के करीब जो है ग्रेजुएट्स को, आई थिंक उन 15 में से कोई 11 के करीब जो थे वो हैदराबाद शहर से थे, उनको हमने फॉरेन ट्रेनिंग्स पे भेजा। अमेज़न वेब सर्विसेज ने हमारे साथ एक ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई थी, हम लोग उनके पाकिस्तान पार्टनर्स भी थे और हम काफ़ी इनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। तो मुझे याद है कि 11 के करीब लोगों का पहली बार पासपोर्ट बना और वो लोग गए बाहर, उन्होंने आके एक्सपोज़र लिया, दुबई भी गए और वो कुछ उसमें सिंगापुर भी गए, वापस आए और आज मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो टीम जो कि काफ़ी हद तक जो है वो लोग उसमें से एडब्ल्यूएस सर्टिफाई भी हुए और आगे बढ़े। आई कुड से कि जो हैदराबाद की नीडल थी टैलेंट पे वो आगे बढ़ी। लोगों ने उसमें अपने शऊर में और अपने उसके अंदर तरक्की की है और उनको नज़र आया कि हाँ, कोई चीज़ पॉसिबल है। तो जब यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं, जब ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक कह रहे हैं कि अब हमें जो है टैलेंट यूनिवर्सिटी का नहीं चाहिए, तो सोचने की बात है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट रेशियो है, वो होता है बिटवीन क्लास 8 टू क्लास 10। बच्चा हुँ, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी टूटी-फूटी सीख चुका होता है, बेसिक मैथ्स सीख चुका होता है और उसका माइंड इतना बन चुका होता है कि वो अगर स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहे तो स्ट्रीट स्मार्ट की तरफ जाना शुरू हो चुका होता है। बट हुँ, वो जब ड्रॉप आउट होता है क्लास 8 में, तो वो जाता है कहाँ? या तो मैकेनिक की दुकान पे जाता है, या तो एसी वाला रिपेयर शॉप में चला जाता है, फ्रिज ठीक करता है, या तो गाड़ियों के अंदर मैकेनिक लग जाता है और उसको पता है कि भई मैं 25-30 हज़ार पे जो है जाके अब हुँ, अपने घर में देना शुरू करना है। अब अगर हर इंस्टीट्यूट छोटा-सा काम कर सके, जो कि हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि यार 3 स्किल्स के ऊपर जो है ना, कॉलेज ड्रॉप आउट्स को लेकर आओ। हुँ, अम, अगर मैकेनिक बनना ही है तो सॉफ्टवेयर मैकेनिक बन जाओ यार। ओके, ठीक, ठीक है? अगर मैकेनिक बनना ही है, फ्रिज ठीक करनी है तो सॉफ्टवेयर मैकेनिक बन जाओ। ठीक, उस मैकेनिक को क्या चाहिए? उसको बेसिकली थोड़ी बहुत बिज़नेस कम्युनिकेशन चाहिए। यानी कि अगर आप एक अच्छे किसी टीचर को हायर कर लो, एज़ एन इंस्टीट्यूट आप हायर कर लो, तो आप कितनी 25-30 हज़ार में आपको ये टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ में बड़े अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। वो आपके बच्चों को आके बेसिक जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन के ऊपर हफ्ते में 2 लेक्चर दे दें आके, ठीक है? आप एक छोटा-सा जो है वो एक ड्राइव रन करें जिसमें आप खोल दें सबके लिए कि भाई जिस-जिसने अप्लाई करना है, हम लोग 13 लोगों का बैच लेंगे हुँ, ऑफ ड्रॉप आउट्स। क्लास हुँ, 8 की हुई है आपने, आप आ जाएँ। हम आपको स्टाइपेंड भी देंगे, 15,000 रुपए की हम आपको स्टाइपेंड देंगे। उन 15,000 रुपए की स्टाइपेंड हम आपको देंगे और हम 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। हम आपको क्विक मैथ्स पे फोकस करेंगे,
हम बिजनेस कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे और फिर हार्डकोर प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। ये 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे। ओके, ओके। एयर कंडीशन एनवायरनमेंट देंगे आपको, बिजली नहीं भी होगी तो आप बैठ के आराम से काम कर सकेंगे दफ्तर में। 30 सीट्स आपको चाहिए। आप 6-6 महीने के बैचेस निकालना शुरू करें। हमने इस तरह इससे मिलता-जुलता हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उसको मज़ीद हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं हैदराबाद शहर में, जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर मैकेनिक्स आप कह लें, इसकी एक आप फ्लीट निकाल सकें। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया भर में लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्रीज है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार, मेरा जो टैलेंट है वो रेडी हो गया है, तो आप उनको हायर कर लें। आप उनको स्टाइपेंड से 16,000 की स्टाइपेंड से 17,000 की स्टाइपेंड से उनको आप मूव कर दें। 30-40,000 की नौकरी पे ले आए उनको। हुँ, और अगर आपको लगता है आपकी कंपनी में कैपेसिटी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपने एक वोकेशनल ट्रेनिंग की है, उसको वापस दे दें आप टू द हुँ, इकोनॉमी। आई एम श्योर कि इतनी जो जहाँ पे टैलेंट की डेarth है, जहाँ पे हर कंपनी ढूँढती फिर रही है कि अच्छा टैलेंट मिले, वो आपकी इकोनॉमी में जाके जीडीपी की तरफ कुछ ना कुछ डेसिमल पॉइंट्स में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर देगा। तो हुँ, मेरा बिलीफ ये है कि जो टैलेंट है ना, वो जब आप टैलेंट बिल्ड करेंगे, तो आप इकोनॉमिकली तो कंट्रीब्यूट करेंगे, बट आप कई घरानों में भी खुशहाली लाएँगे, जिससे आपके पास हेल्थ केयर भी बेहतर होगी, जिससे आपकी लिटरेसी लेवल भी बेहतर होगा, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। तो जो जनरेशंस टू कम है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती हैं। और अगर आप ये देखेंगे, आज जो बच्चा पैदा होगा, 2047 में वो वर्कफोर्स का पार्ट होगा। वो एब्सोल्युटली। 22-23 साल में ग्रेजुएट कर चुका होगा और उस ग्रेजुएशन के बाद वो ऑलरेडी वर्कफोर्स का पार्ट होगा। तो आज भी इट इज़ नॉट टू लेट टू एक्ट। अगर आज सारे इंस्टीट्यूट्स मिलके इस तरह के इनिशिएटिव सोचें और जाके एक्ट अपॉन करें, तो क्यों नहीं हम आगे 2047 में वो फ्यूचर देख सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से टैलेंट जो इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर, और मैं इसको लिटरेसी नहीं कहता, बिकॉज़ लिटरेसी का जो डेफिनिशन है वो हर कोई अपनी तरफ से इसको ट्वीक करता है। मैं कहता हूँ टैलेंट, और लोगों को सिखाएँ कि सीखना कैसे है। टीच हुँ, पीपल टू लर्न। यूट्यूब पे अगर कोई बैठ के वीडियोस देखना चाहता है, नेश टेली से लेकर कोई अपनी पसंदीदा वीडियोस देखता है, इवन दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है, वो फॉर्म उसका चेंज हो गया है। अब क्लासरूम में बैठ के जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन लें, आप हुँ, कहीं भी बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं। एंड वी ऑल हैव टू इंटरनलाइज दिस फैक्ट। जब तक हम सब लोग कहते रहेंगे ना कि जी मुझे बैचलर्स की डिग्री चाहिए, मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हुँ, ठीक है। कौन सी कंपनीज हैं जो जिन्होंने इसको इंडोर्स किया है? हुँ। नहीं, आपने इंटरेस्टिंग एक डिजिटल पाकिस्तान की हमने बात शुरू की, बट आपने अच्छा किया कि हम थोड़ा रूट पे आ गए कि रूट कॉज़ तो हमारे पास वही रहता है कि वो टैलेंट ही अवेलेबल नहीं है, जो कि फिर पोटेंशियली वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करेगा, उनको सॉल्व करेगा एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल पाकिस्तान। तो आई थिंक एक बात आपने जो टच की कि ये इंस्टीट्यूट्स को ओनरशिप लेना पड़ेगा, आई थिंक यू मीन कंपनीज़, यू डोंट मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट? यू मीन कि कंपनीज़ शुड बी जी, बिल्कुल। कंट्रीब्यूटिंग ऑन मेरा दिस। मेरा इंस्टीट्यूट से मुराद ये है कि मैं कंपनीज़ को भी एज़ अ इंस्टीट्यूट मानता हूँ। मेरी अपनी ग्रूमिंग जो हुई है, मैं कहता हूँ कि कई इंस्टीट्यूशंस ने की है। यूनिलीवर में मैंने काम किया, तो वो बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से जो भी लोग मैं कहूँगा पढ़ के निकलते हैं। जो ऑल्दो हम जॉब कर रहे हुँ, हैं, हम कहते हैं जो हम पढ़ के निकलते हैं, तो हुँ, हमने जाके कंट्रीब्यूट किया है। आज जो यूनिलीवर का अलुमनाई है, वो बेतहाशा और कंपनीज़ को बेनिफिट दे रहा है। इसी तरीके से हमारे लिए सक्सेस होगी कि सेल्स लो से जो लेट्स से पढ़ के निकले हैं, वो जाके कंट्रीब्यूट करें। हम तो मतलब आज ये डिस्कस करते हैं कि हमारा अपना कंपनी का अलुमनाई नेटवर्क कैसा है। सो यस, हर कंपनी जो फॉर प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो इसमें एक रोल प्ले कर सकती है। हुँ। और मैं कंपनी को बिल्कुल इंस्टीट्यूट मानता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और आई थिंक आपने इसको सिर्फ़ एक गिव बैक टीएसआर एंगल से नहीं देखा है, आपने इसको अपना टैलेंट पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका निकाला है। तो दिस एक्चुअली मेक्स स्ट्रैटेजिक बिज़नेस सेंस कि ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटीज़ वो टैलेंट नहीं निकाले जिनकी आपको ज़रूरत है। तो व्हाई नॉट पिक अप dropouts from grade 8 and in that phase and build them for yourself, and उनमें से let's say you get 5 out of 10, you have solved your succession pipeline problem, so to say, talent pipeline एब्सोल्युटली। problem. Hmm. इसमें दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखें, आपको पता है कि फेडरर ने टेनिस खेलना कब शुरू की? नहीं, I'm sure very young, the जो talent है उसका. सो सो जो जो ह्यूमन माइंड है, 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में जो काम शुरू करेगा और उसका लेट्स से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 23 साल का होगा जब उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। 5 साल तक ना वो माइंड बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका होता है, बड़ी स्ट्रेंथ पे पहुँच चुका होता है। Hmm. तो आप ये सोचें कि अगर आप
बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, जिन्होंने ड्रॉप आउट वैसे ही हो गए हैं, घर पे वैसे ही उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, तो भाई 15-16 हज़ार अपनी स्टाइपेंड का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम्म, और प्लस उनका जो माइंड एक ऐसी स्टेट पे है जहाँ पर वो अब्सॉर्ब कर रहा है और बहुत क्विकली लर्न कर रहा है। तो आप जो डिजिटाइजेशन के रॉजर फेडरर्स आप क्रिएट कर रहे होंगे बेताशा, ठीक है? हम्म, अब जब डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगर 220 मिलियन लोग अगर आज हैं, इनमें से अगर हम 10 मिलियन लोग या 5 मिलियन लोग या इवन 1-1.5 मिलियन लोग भी जो है वर्ल्ड क्लास लेवल के बना सकें, हम्म, तो क्या ही बात होगी। मतलब ये आगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे ना आगे पूरी एफर्ट को। हम्म, तो हम्म, मेरे नजर में आपकी जो फाउंडेशन है उस पे काम पहले होगा। और ये नंबर ऑफ जनरेशंस के थ्रू ही जाके इवॉल्व होगा। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज तभी आगे बन पाएगी। तो हम्म, वी विल हैव टू बी पेशेंट। सब्र रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स फौरन से नहीं आएंगे। बट हाँ, कंपनीज को रिजल्ट्स फौरन से मिल सकते हैं, और इन द प्रोसेस साथ साथ हम्म, बेहतरी आती आएगी। हम्म। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने, आई नो डिफरेंट पीपल आर कमिंग ऑन द शो, और थोड़े दिन में सबको ये क्लियर होता जाएगा कि हर किसी ने कुछ सेगमेंट उठाया हुआ है। सो देर आर पीपल हु आर कमिंग ऑन द शो विल टॉक अबाउट कि वो एजुकेशन सेक्टर में कैसे, लेट्स से अर्ली ग्रेड्स में जो है वो बच्चों को पकड़ रहे हैं। तो उसके अलावा फिर आगे वाले हैं, फिर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में कहाँ जा रहे हैं, कौन ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है। तो आपने एक अच्छा कंपोनेंट बीच का पिक किया है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था किसी से, कि ये ड्रॉप आउट वाला जो है, which is definitely somebody who's ready to learn and enter the world, लेकिन आप उनको एक तरफ डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो that I think is an interesting area जो आपने टच किया है। दूसरी आपने जो बात की वो सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट आपने बात की, तो उससे उस पर थोड़ा सा चलते हैं, और थोड़ा सा टैलेंट से लिंक भी होती है कि वन रीजन व्हाई दे ड्रॉप आउट इज बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी। दैट्स जस्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दीज फैमिलीज, कि वो एजुकेट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। तो लीविंग द पब्लिक स्कूल सेक्टर असाइड, बिकॉज दैट्स फॉर अनदर डिस्कशन, आपने तो ये स्टाइपेंड वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है। हैव यू डन सम कैलकुलेशंस ऑन दिस कि वाकई कोई टैलेंट हो तो उसको आप 15-18 हज़ार जो आपने मंथली उसको एक तरह से फ्री में दे रहे हैं, दे आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग, दे आर ट्रेनिंग एंड दे आर, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म। डज दैट मेक बिजनेस सेंस फॉर यू एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बाय डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट? देखें, आप इसको यूं देखें कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छा ग्रेजुएट 3-4 साल एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेट्स से आप आईबीए, लम्स, हबीब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी कर लें, पास कर लें, आप कितनी तनख्वाह में इंक्वायर करते हैं? 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप मतलब 1.5 साल, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब आप हायर करेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप अगर आप टीम मेंबर ऑनबोर्ड कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो आप उसी सेम अमाउंट में 10 लोगों को रेडी कर सकते हैं। 15,000 रुपये से कम मिलते हैं किसी भी मैकेनिक शॉप पे, जिसको आप कह सकते हैं नवे चाइल्ड लेबर के फॉर्म में बचा जाता है, ड्रॉप आउट के फॉर्म में। मिनिमम वेज। और वो कोई इंटेलेक्चुअल मिनिमम वेज तो इंश्योर भी नहीं हो पाती, बट इवन जो आपका कोई इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं होता, वो उसकी मजबूरी है कि वो जाके वो ये काम करना शुरू करता है। सो इकोनॉमिकली किसी कंपनी के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये। बड़ा इजीली कंट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी। मतलब अगर आप देखें टोटल आपका मंथली बजट किसी भी कंपनी का उठाएंगे, उसमें अगर आप कहते हैं 4-5 लाख रुपए इस तरफ लगा दो, 4-5 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि आप तकरीबन 30 लोगों की क्लास से एक पूरी फंड कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग बेसिस पे हो। लोगों को मीनिंगफुल वर्क भी चाहिए, लोग चाहते हैं कि जो काम करें उसमें कोई अच्छा काम मिल रहा हो। तो अगर आपके पास टीम जो अपनी जो डायरेक्टली जो आपकी फुल टाइम जो आपकी टीम है, अगर आप उनको भी ये ऑप्शंस देंगे ना कि भाई हमने ये बैच को इवनिंग में क्लासेस रखी हुई हैं, टीचिंग करनी है, या फिर वो ऑन बोर्ड आए हुए हैं और डे टाइम में आप उनको इंटर्न्स के तौर पे समझें, बट 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है ये। तो 6 मंथ्स के अंदर जो है इनको आप बिल्ड करें। ऑब्जेक्टिव है कि आप कितने लोगों को बिल्ड कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि काफी सारे आपके अपने टीम मेंबर्स बड़े मोटिवेट होंगे बाय दिस कॉज, बाय बीइंग एबल टू टीच। एंड व्हेन यू एक्चुअली टीचिंग अदर्स, तो आप बाकियों को सिखाने के साथ साथ अपने आप को भी बहुत सिखा रहे होते हैं। श्योर। सो एक कोई चीज किसी को पढ़ानी है तो आप खुद भी अपना स्किल रिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो आप इसका मॉनेटरी एस्पेक्ट कह रहे हैं, ये बिल्कुल डूएबल है। और किसी से आपको ग्रांट शांट लेने की जरूरत नहीं है। आप बड़े इजीली, स्पेशली फॉर अ कंपनी, मैं ये नहीं कहूंगा इंडिविजुअल हर कोई कर सकता है, बिकॉज हाँ, अगर वो उनका बिजनेस इस लेवल तक पहुंच गया है। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की 500 से 1000 कंपनियां, ये कर मिनिमम सकते 500 से हैं। 1000 कंपनियां कर सकती हैं। अगर हर कंपनी करना शुरू करे, एक छोटा सा इनिशिएटिव लाए,
और उसको CSR समझ के ना करें। इसको आप ये समझ के करें कि आप अपनी ही टैलेंट बेस को हम्म, बिल्ड कर रहे हैं, उनको आप एम्पावर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो आप अपना खुद इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको टैलेंट आ भी रहा है, उसका अट्रिशन रेट भी बड़ा कम होगा, बड़े कम से कम लोग छोड़ के जा रहे होंगे हम्म, और आप इवेंचुअली इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबरदस्त। आई थिंक ये पॉइंट हमने बहुत अच्छा कवर कर लिया एंड ऑल्सो आइडिया काफ़ी लोगों को मिल गया जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छा टैलेंट फाइंड करने में। इफ़ यू कांट फाइंड द टैलेंट, बिल्ड इट योरसेल्फ। आई थिंक दैट्स द मैसेज जो यासिर हमें देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने दूसरा एरिया टच किया जॉब क्रिएशन का, जिसके अंदर आपने खुद एज अ कंपनी स्टैब्लिश की, तो आपका एक इंटेंशन ऑब्वियसली इज टू मेक बिजनेस, बट आई थिंक देयर वाज अ डीपर ड्राइवर जो आपने खुद ही हाईलाइट किया कि इकोनॉमी को किस तरह कंट्रीब्यूट करें। तो इसमें आप लोगों को कुछ एडवाइस करेंगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस, स्टार्टअप एक्सपीरियंस से, कि क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए और किस तरह आपने उनको ओवरकम किया? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जिस वक़्त नौकरी छोड़ के और जब अपना जाके स्टार्टअप करे थे, तो ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि जाके लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। इंटेंशन जो है ना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि सेल्फिश थी, कि अपना लोहा मनवाना है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये आइडिया आया है, बस इसको करना है। तो थोड़ा-सा ब्लाइंडली निकल पड़े थे कि भई कुछ करना है। जब वो करने बैठे तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये करते-करते तो 2-4 चीज़ें और भी साथ-साथ हो सकती हैं, और अगर आपका वैल्यू सिस्टम मैच कर रहा हो तो बंदा फिर अपने वैल्यू सिस्टम में से 2-4 चीज़ों को साथ-साथ करता जाता है। तो मेरे दिल में जिस तरह से कि एक था कि यार हमारे पास एक चैलेंज भी था कि इतने पैसे भी नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, कि हम कराची में डायरेक्टली महँगे रिसोर्सेज़ हायर कर सकते। तो हमने ये भी किया कि हमने जो है वो फिर हैदराबाद को एज़ अ हब रखा, बिकॉज़ द टैलेंट वाज़ स्लाइटली चीपर ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ द रिम्यूनरेशन, व्हाइल हम वहाँ के हिसाब से ऊपर दे रहे थे, बट हमारी अपनी मजबूरी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे इतने। हम्म, बट एट द सेम टाइम दूसरा ऑब्जेक्टिव भी मीट हो गया। तो बाद में फिर हमने रियलाइज़ किया, ये जो हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट बनाते हुए आप बाकी चीज़ों का नहीं सोच सकते। तो जो जॉब क्रिएशन का जो पूरा वो आया ना कि जॉब क्रिएशन हो सकती है, ये ऑन द वे डिस्कवरी हुई कि यार ये ठीक। भी चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और हमने रियलाइज़ किया कि जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कंपनी, जो भी टास्क है, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी टास्क कर रहे हो, तो अपने मिशन को करते हुए आपको रियलाइज़ होगा क्या साथ-साथ और भी 4-5 चीज़ें जो हैंड इन हैंड हो सकती हैं। हम्म, और जॉब क्रिएशन पे फोकस करें। आज आप देखें इतने सारे लोग इंजीनियरिंग स्पेशली जो है ग्रेजुएट्स निकलते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, आपकी ये मटेरियल्स इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, और जाके कहते हैं अच्छा नौकरियां कहाँ हैं, ढूंढ रहे होते हैं हम्म, नौकरियां। हम्म, तो बी ए क्रिएटर, गो एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जाके ढूंढे कि मसाइल क्या है, उनको कैसे सॉल्व करना है। ये मानने की बात है कि हाँ पेट पूजा भी करनी है, वो जरूरी है, घर को भी चलाना है। जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जब आप निकलते हैं जॉब मार्केट में तो नौकरी ज़रूर करें। मेरे ख्याल से जितना आपको नौकरी सिखाती है उससे बेहतर बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कुछ सिखाने के लिए। हम्म, 5 साल, 7 साल, 8 साल का अपना कोई भी टाइम सेट करें। मैंने 8 साल, 9 साल नौकरी की थी और इसमें मैंने बहुत सीखा। और उसके बाद अपना एक टाइम सेट करें कि अब मैं जो कुछ सीखा है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा और मैं खुद अपने टर्म्स पे यूटिलाइज़ करूँगा उसको, और मैं हम्म, जो मेरा अपना पर्सनल विज़न है उसको कहीं लिखें, उसको फिर आप इनरोल करें। और ये हर बंदा चाहे वो जो भी किसी भी जॉब में हो या कहीं पे भी हो, सोचता ज़रूर है। ये आपको ज़रूर करना होगा कि एक गियर शिफ्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं नौकरी करने के बजाय नौकरी क्रिएट करनी है मैंने। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपका ऑलरेडी प्लान था कि नौकरी करके फिर एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, या कोई स्विच हुआ आपके दिमाग में कि बस अब बहुत हो गया और अब एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए? नहीं, हमेशा था तो सही कि अपना हम्म, काम करना है, अपना कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट करना है, और दिल में काफ़ी आइडियाज़ भी आते थे कि कौन से वाले पे करना है। बट वो फिर आपको फाइनली एक लीप ऑफ फेथ लेके निकलना होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेट करें जब तक बोर हो जाएँ, फिर डे 1 से रखें प्लान के अपने काम में फुल इंटरेस्ट से काम करें, पूरा दिल लगा के काम करें, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे अपना काम कर रहे हो, जहाँ भी काम करें दिल लगा के काम करें। और जब आपको लगे कि हाँ, मैं रेडी हूँ और थोड़ा-सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतनी है कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर आप रिस्क ले लें इसमें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप रिस्क लेंगे, जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, चीज़ें उससे बेहतर ही हो जाती हैं, तरीके निकल आते हैं, ठीक, अल्लाह ताला सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट टच करते हैं जो आपने टच किया, उसके बाद फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं।
मैं ये सुन रहा था आपसे, 2-3 दफ़ा आपने कहा कि हैदराबाद से आपने स्टार्ट किया और फिर गोइंग बैक टू हैदराबाद। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को एक्चुअली हमारे ओवरऑल कंट्री की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें एक ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है कि हमारे कुछ बिगर सिटीज़ हैं। अगर मेगा सिटीज़ हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 12 या 13 आते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन है, और वहीं पे फिर सारी 60 टू 70% ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ ड्रिवन। जबकि दिस इज अ ग्रेट केस स्टडी, जिसमें हैदराबाद इवन दो पॉपुलेशन वाइज इज क्वाइट बिग, लेकिन आप जामशोरो से आपने मेंशन किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अगर हम इसको पाकिस्तान लेवल पे इस यूज केस को अप्लाई करना चाहें कि देयर इज टैलेंट सिटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सारी यूनिवर्सिटीज क्योंकि एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो नेचुरली वो फिर सिटीज की तरफ आते हैं या बाहर जाते हैं। और फिर आपने ब्रेन ड्रेन का वर्ड यूज किया, लेकिन वो घूम के वापस फिर कैसे आए? मतलब वो अब हमारा जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन, जिसमें ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो सिटीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं, और ऑब्वियसली सिटीज़ हैव ग्रोन टू अ लेवल जहाँ पर वो सपोर्ट नहीं हो सकते। तो किस तरह हम इसके ऊपर मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यू हैव एक्चुअली डन दिस, यू हैव क्रिएटेड अ टीम फ्रॉम हैदराबाद who have studied in Jamshoro Hyderabad and you've done this. So मैं इस एंगल से हमें थोड़ा समझाएं हमारी ऑडियंस को कि ये किस तरह हम पूरे पाकिस्तान पे सोशल इनजस्टिस को इक्वल कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वल कर सकते हैं, किस हाउ कैन वी मेक दिस चेंज? तो देखें, ये तो ग्लोबल मसला है कि अर्बनाइजेशन जो है वो बड़े शहरों में होना शुरू हो जाती है। मतलब इवन जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं वो अर्बनाइज होते होना शुरू हो जाते हैं। और वर्ल्ड बैंक से लेके हर इकोनॉमिक स्टडी ये कहती है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बड़े शहरों को और बड़ा करने से बेहतर है कि जो आपकी नेक्स्ट इनलाइन सिटीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, ताकि वो हब्स बने। 22-25 मिलियन की आबादी कराची शहर के अंदर संभालने से बेहतर है कि कराची शहर की आबादी 15 मिलियन ही रहे। जितनी कम आबादी होगी उतना वो शहर अच्छा मेंटेन हो पाएगा। और जो 5-7 मिलियन मिलियन जो आप लोग इमिग्रेंट होके आते जा रहे हैं इन द वर्कफोर्स, उनके लिए वर्किंग फैसिलिटीज जो है वो उनके अपने शहरों में बनाई जाएं। सो कराची से नजदीक अगर हैदराबाद है तो लाहौर से नजदीक फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नज़दीक जो है सरगोदा है, पेशावर है। सो इस तरह आपको अपने हब्स हैं, क्वेटा है, ग्वादर को हम बिल्ड कर रहे हैं। इन आपके टियर 2 एंड टियर 3 हब्स को इस्टेब्लिश करने पे कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैं वाहिद जगह है जहाँ पे मैं जाऊँगा, कहूँगा कि गवर्नमेंट की कई बार जो स्केल एंड इनिशिएटिव्स के साथ इस तरह की चेंजेस लाना थोड़ा आसान हो जाते हैं, बिकॉज जब वो स्पेशल जोन सेटअप करते हैं और स्पेशल सपोर्ट देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली, नॉट बिकॉज किसी को कोई इंटेंट होती है कि भाई मैं वो अपने मकसद से भी वहां पे जाके साइट्स को खड़ा करना शुरू करते हैं। तो वो जरूरी है। पहली बात तो ये इकोनॉमी के लिए भी, हम सबके लिए भी। दूसरा है कि मैं कहूँगा कि बिजनेस को भी, अगर आप बिजनेस होके सोचें तो भी इसको बेनिफिट आपको भी डायरेक्टली मिलता है। हमारा फॉर एग्जांपल हैदराबाद के अंदर टैलेंट भी बहुत अच्छा है और हमें अट्रिशन रेट भी नहीं आता। सिमिलरली अगर कोई लाहौर में बैठा हुआ होगा और वो अगर फैसलाबाद या गुजरांवाला में कहीं पे अपना एक ऑफिस का ब्रांच सेटअप कर रहा है, तो वहां पर भी इनको एग्जैक्टली सेम फायदे मिलेंगे। बट हाँ, इट इज नॉट इजी। उसके मतलब आपकी जो टैलेंट क्वालिटी होती है वो 100% हमेशा कंपेरेबल नहीं होती। बट रादर देन ऑलवेज सेइंग कि जी टैलेंट एक अच्छा नहीं है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं उसके सोल्यूशन वाले साइड पे हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उसका सोल्यूशन का हिस्सा हूँ। तो वो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी भी आई थिंक ये जो स्पेशल ये जो टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वो भी स्टैब्लिश हो रहे हैं इन टियर 2 सिटीज वगैरह में। तो इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। इसमें वाहिद वो एरिया जहाँ पे मैं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है बाय क्रिएटिंग दोज जोन्स जहाँ पे टेम्परेरी में भी रिलीफ दिए जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। कंपनीज को इसका फायदा हो सकता है बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस में मैं ये जानना चाह रहा था कि आई थिंक यू टच्ड ऑन इट, कि आपने जब टियर 2 टैलेंट उठाया हैदराबाद से, नो ऑफेंस टू आवर पीपल इन हैदराबाद, इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द सिचुएशन के जिन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन इट एक्चुअली मेड बिजनेस सेंस फॉर यू आल्सो बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दोज रिसोर्सेज वाज लोअर एज वेल। तो मैं ये असल में थोड़ा सा इलेबरेट लेना चाहता था आपसे कि अगर कोई और लेट्स से कोई बंदा कंपनी सेटअप करता है और वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची और बड़े सिटीज में एस्टैब्लिश करता है, तो कैन दे आल्सो कंसिडर सेटिंग अप देयर लेट्स से सॉफ्टवेयर की आपकी कंपनी हैदराबाद में बैठी है? मैं ये थोड़ा इस तरफ में आपकी हिंट लेना चाह रहा था ताकि जो लोग बिल्कुल, अब सेटअप करें वो कैसे करें।
देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं आपको बाय वर्किंग इन टियर 2 सिटीज़। मैं कहूँगा टियर 2 सिटीज़ में भी आपको टियर 1 टैलेंट मिलेगा, ठीक है? ओके। कॉस्ट एडवांटेज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अगर कराची में ऑफ़िस स्पेस लेते हैं, तो आपको तकरीबन ऑफ़िस स्पेस 150 से ₹200 स्क्वायर फीट से कम नहीं मिलेगी। हम्म। तो अगर आप ऑफिस ले रहे हैं रेंट पे जो आपको लेट्स से कि 2 लाख रुपए का पड़ता है, आपको सेम साइज ऑफिस इन अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हैदराबाद आपको वो 2 लाख के बजाय 30-40 हज़ार में मिल जाएगा। हम्म। हम्म। सिमिलरली आप बहुत अच्छे रिसोर्स को अगर आप लेट्स से कराची में लेट्स से लाख रुपए पे आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है हैदराबाद में, नॉट बिकॉज़ कि वो कम बंदा कोई कम डिज़र्व करता है क्या, बट चूँकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो जी। आपकी एवरेज पे आउट्स भी वहाँ पे कम है रिलेटिवली और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट वहाँ पे सिग्निफिकेंट मिलता है। ये वही इकोनॉमिक डिफरेंस है जो कि सिलिकॉन वैली में एक डेवलपर वर्सेस बैंगलोर वर्सेस कराची का जो डिफरेंस है, वैसे ही हम्म। कराची वर्सेस हैदराबाद, गुजरांवाला वर्सेस लाहौर, रावलपिंडी वर्सेस सरगोदा का जो डिफरेंस है वो आपको नजर आता है। हम्म। तो हर जगह बैठे हुए आप डेफिनेटली सेकंड जो अपने क्लोजेस्ट टाउन्स हैं उनको उठाने की कोशिश करें। इंडिया में बहुत सी कंपनी है ज़ोहो के नाम से। उन्होंने अपना पूरा हेडक्वार्टर जो है वो अपने करीबी जो जहाँ पे फाउंडर का अपना आबाई गाँव था वहाँ पे सेटअप किया और वो आज माशाल्लाह से इट्स अ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है। इट्स डूइंग रियली वेल। वो बड़ा अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो इसी तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप इवन अर्बन शहरों का लोड कम कर सकते हैं। सारा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो क्यों इतनी इम्पोज की जाए अर्बन सिटीज पे, आप क्यों नहीं उसके बाकी शहरों को बिल्ड अपॉन करते हैं। इसी तरीके से आपका जो हम कहते हैं ना सस्टेन्ड जो ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है वो आ सकती है कि पूरी सोसाइटी को एक साथ उठाएं रादर हम्म। देन सिर्फ अर्बन सेंटर्स को उठाएं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके बेनिफिट का आपके बिजनेस का भी बहुत बेनिफिट है, आपको फाइनेंशियल एडवांटेज भी है और साथ साथ आपकी सोसाइटी को भी फायदा हो जाता है। सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है। जबरदस्त। आई थिंक और जो एडटेक रेवोल्यूशन आ रहा है उससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है कि जो पढ़ने आना पड़ रहा था, और आई थिंक कोविड, थैंक्स टू कोविड फॉर दैट, जो सिटीज की तरफ आ रहे थे, आई थिंक ये नेचुरली शिफ्ट होगा एज लॉन्ग एज दे कैन गेट दैट एजुकेशन एट देयर होम्स। दे वुडंट वांट टू ट्रैवल एंड हॉस्टल में रहना और पूरा खर्चा जो आता है। और फिर अगर जॉब्स भी रिमोट वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के आपकी कंपनी के अंदर भी रिमोट हब्स हैं एक तरह से, तो ये नेचुरली पूरा मुल्क जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो उनके लिए बिजनेस सेंस नहीं मेक सेंस करता। जब मैं टेलीकॉम प्रोवाइडर से बात करता हूँ, कहते हैं भाई वो छोटे सिटीज में हम क्यों टावर सेटअप करें, वहाँ हमारे लोग ही नहीं है। तो टिपिकल चिकन एंड एग कैश 22 सिचुएशन हो जाती है कि पहले लोग आए या पहले इंटरनेट आए। तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो नेचुरली फ्लो टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। ठीक है जी बिल्कुल, यासिर। बिल्कुल। आई थिंक आज की कन्वर्सेशन काफी अच्छी रही। थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपने 3 एरियाज टच किए, लेकिन बिफोर वी कंक्लूड मैं चाह रहा था कि आप एक या दो ऐसी चीजें हमारे ऑडियंस को बताएं जो वो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। आपने कंपनीज लेवल पर काफी डायरेक्शन दिया, आई एम श्योर काफी लोग इससे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे कि जो कंपनी सेटअप करें, कैसे कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द बिगर कॉज। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम सिटीजन लेवल पर आए, तो आज वो एक या दो या तीन ऐसी चीजें कौन सी वो करें जो कि आपका पाकिस्तान जो आप 2047 में आपने मेंशन किया उसमें हेल्प कर सकें। वो कौन सी एक या दो रियल चीजें ऑन द ग्राउंड? देखिए, पहले तो जो है ना आई थिंक हम सबको अपना जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स द कंट्री वो थोड़ा-सा सेल्फ करेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये फ़ील करना कि हम सब बेबस हैं। जो कुछ करना है वो किसी और ने कोई और मख़लूक़ आके करेगी या वो गवर्नमेंट करेगी। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि आप एक पॉज़िटिविटी लेकर आएँ। और ये पॉज़िटिविटी भी बहुत कंटेजियस होती है। जैसा नेगेटिविटी बहुत कंटेजियस है, वैसे ही पॉज़िटिविटी बहुत बहुत कंटेजियस है कि आप अपना बिलीफ जो है वो पहले सीधा करें। जब आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हाँ, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और एक चीज़ अचीवेबल है, तो वो चीज़ फिर हो भी जाती है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं होगी, तो कभी भी नहीं होगी। अगर मेरे से पूछें सबसे जो बड़ी इस वक़्त प्रिस्क्रिप्शन जो पूरी कौम को मैं सबको बताने की ज़रूरत है कि आपने आपके सामने हुआ है अभी जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का जो टर्न अराउंड हुआ है, टेक्सटाइल के हवाले से हुआ है, वो आप मतलब हमारे हमारे अपनी कौम ने किया है। मतलब उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि बाहर से कोई फेवरेटिज़्म हुई है, क्या हुआ है। तो उसके एडवांटेजेस आपको मिले हैं और आज भी पाकिस्तान ग्लोबल टॉप 3 फ्रीलांस मार्केट्स में है फॉर आईटी सर्विसेज व्हिच मींस कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे लोग जो है अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव कंटेजियसनेस के साथ जो है पहले उसको आप कैरी करें कि एक बिलीफ रखें कि वाकई 2047 में हमारा जो आगे तकदीरें चेंज हो जाएगी।
और फिर सारे एक्शंस लें जहाँ पर आई थिंक चाहे इफ यूर अ पेरेंट, अगर आप आपके बच्चे हैं तो उनके अराउंड वो डायरेक्शन रखें, उनको आप डिजिटल रेवोल्यूशन पे भी करें, उनकी अपब्रिंगिंग पे भी काम करें, अपनी सोसाइटी में भी देखें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉजिटिविटी है। सबसे पहले आपने खुद एक बिलीफ बिल्ड करना है कि वाक़ई हम अपना जो आउटकम है वो हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम्म, मतलब टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स कि भाई अगर आपने अपना फ्यूचर जो है वो बिल्ड करना है तो अपने हाथों से बिल्ड करना है, कोई बाहर से आकर जो है या कोई मसीहा जिसे कहते हैं आके जो है ये आपका मसला हल नहीं करेगा, आपने खुद वो स्टार्ट करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है आसिर, तो आई थिंक आज की कंक्लूजन में जस्ट फॉर एवरीबडीज बेनिफिट हमने 3 एरियाज टच किए। हम जब टाइम ट्रैवल करके 2047 में पहुंचे तो यासिर जो हैं वो एक डिजिटल पाकिस्तान देखते हैं जिसमें हम कोई भी मसला हो किसी भी तरह का वो हम टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उस विजन को अचीव करने के लिए यासिर ने खुद ही बहुत बड़ा रिस्क आइडेंटिफाई किया जो एग्जिस्ट करता है इवन टुडे, विच इज़ आवर टैलेंट पूल। हमारा टैलेंट पूल जो है वो उन मसलों को हल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा फोकस जो है उन्होंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स खुद अपनी कंपनी के दिए जिसमें उनको अपना टैलेंट पूल और टैलेंट पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद इन्वेस्ट करते हैं ड्रॉप आउट्स के अंदर या यंग लोगों के अंदर जिनको वो उन 3 चीज़ों पे स्किल बिल्ड कर लें जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन, मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग उन्होंने कहा, जो कि बेसिकली उनको तैयार कर देती हैं उनके यूजफुल रिसोर्स होने के लिए फॉर देयर कंपनी। व्हाट अ वंडरफुल वे टू क्रिएट जॉब्स एंड मेकिंग पीपल रेलेवेंट कि वो फ्यूचर के लिए जो है वो फ्यूचर प्रूफ हों। अब उनमें से कुछ लोग इनके लिए काम करेंगे, बाकी लोग मे बी पाकिस्तान की किसी और कंपनी के लिए काम करेंगे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, बट द आइडिया इज के ओवरऑल उनको कंट्रीब्यूट करें। दूसरी बात इन्होंने फिर जॉब क्रिएशन की। तो हर कोई तो जॉब क्रिएट नहीं करेगा लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रेशो अगर हम देखें हमें चाहिए जॉब क्रिएटर्स का जो कि फिर इनफ जॉब्स क्रिएट करें हमारे जॉब सीकर्स के लिए। क्योंकि काम जो है वो अगर मैं थोड़े अपने 2 सेंस इसमें पुट करूं तो जहां पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, and those opportunities are businesses to be made, startups to be made. That's how the whole opportunity is in Pakistan. तो एक प्रॉब्लम उठाएं, उसको सॉल्व करें, उसमें से कंपनी बनाएं और जॉब्स क्रिएट करना शुरू हो जाएं। इट इज एज सिंपल एज दैट, मे बी आई सिंप्लीफाई थिंग्स बट दैट्स रियली व्हाट इट इज। यू गो टू एनीवेयर इन पाकिस्तान आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे विच मीन्स सॉल्यूशंस आर वेटिंग टू बी हैड। और तीसरी बात इन्होंने बहुत ही अगेन अपनी कंपनी से एग्जांपल दिया कि किस तरह वो सोशल इनजस्टिस को बैलेंस कर रहे हैं। ही डिडंट हैव अ चॉइस बिकॉज ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट्स। उन्होंने हैदराबाद से शुरू किया, खुद उनके रूट्स वहाँ से हैं तो दैट वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन। लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज कि दैट मेक्स ग्रेट बिजनेस सेंस कि आप एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाके टीयर 1 टैलेंट या तो फाइंड कर लें या बना लें। आइदर वे जो है वो आपको इकोनॉमिक सेंस देता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो, ऑफिस स्पेस कॉस्ट इज लो। तो ओवरऑल बिजनेस सेंस बनती है कि कंपनी जो है वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में लेके हैं जो ओवरऑल हमारे अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को, पूरे सोसाइटी को जो ऊपर उठाते हैं। कंक्लूजन में यासिर ने जो है आज बहुत अच्छा मैसेज हमारे साथ छोड़ के जा रहे हैं कि अपने एटीट्यूड को चेंज करें। कोई बाहर से आके हमारे मुल्क को सॉल्व नहीं करने वाला, हमारे मुल्क के मसले हमें खुद ही सॉल्व करने। तो अपने स्पेस के अंदर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को वो सिखाएं, पाकिस्तान के अंदर बिलीफ रखें और फ्यूचर जो है वो ब्राइट उस वक्त होगा जब आप खुद लाइट जला के उसकी तरफ ब्राइट करेंगे। अदरवाइज जो है फ्यूचर जो है वो तारीखियों की तरफ चला जाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो यासिर बहुत शुक्रिया, आपसे कन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आया। वेरी इंस्पिरेशनल। सेल्स फ्लो एंड जुगनू दोनों लोगोज हम देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी देख रही है। अगर लोग यासिर से कांटेक्ट करना चाहें तो इन द डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकें फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि वो क्या कर रहे हैं। वंस अगेन यासिर आपका बहुत शुक्रिया। एनी पार्टिंग वर्ड्स आप कुछ कहना चाहेंगे, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। नहीं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बस मैं यही सबको कहूँगा कि जो आप जिस भी चीज़ के बारे में पैशनेट है ना, वो पैशन जब आप परस्यू करेंगे तो आप वापस मुल्क को कुछ ना कुछ दे भी रहे होंगे। सो पैशन के अंदर, आपके पैशन के अंदर ही जो है ना सारी चीज़ों के हल हैं। हर कोई अगर अपने पैशन को लिव करना शुरू करे तो बाकी मसले खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएँगे। जबरदस्त। सो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन। यासिर जो है वो ये छोड़ के जा रहे हैं। तो अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, आई होप आपको ये सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलनी होगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग की कोई बत्ती जल रही होगी कि मैं क्या अपनी लाइफ में चेंज ला सकता हूँ जो कि फिर मुझे भी हेल्प करे और मेरे मुल्क को भी हेल्प करे।
इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दोबारा किसी और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।